कांगड़ा आने में असमर्थ रहे सीएम, वर्चुअली कई कार्यों का किया शुभारंभ। टांडा मेडिकल में रोबोटिक सर्जरी शुरू। बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर आरोप, आपदा में राहत को लेकर राकेश जामवाल का बयान, कहा राहत में भी कांग्रेस कर रही राजनीति। चंबा में पथ परिवहन पेंशनर्स की मासिक बैठक, पेंशन में देरी से नाराज पथ परिवहन पेंशनर। ऊना में वन अधिकार अधिनियम को लेकर बैठक, उपायुक्त जतिन लाल ने दिए सख्त निर्देश। अधिकारियों ने की बिलासपुर के मंडी भराड़ी का निरीक्षण, डीसी की अध्यक्षता में किया निरीक्षण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वर्चुअली की। मौसम खराब होने के कारण वह कांगड़ा नहीं पहुंच पाए। शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली से कांगड़ा पहुंचना था, लेकिन मौसम बाधा बन गया और इसलिए मुख्यमंत्री ने मोहाली एयरपोर्ट से ही टांडा में रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ किया। उनके साथ शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया भी मौजूद रहे। सर आप बोले सर अब सर होगी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। सम्मानित धनीराम शांडिल जी, चौधरी चंद्र कुमार जी, यादविंदर गोमा जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक और मिनिस्टर हमारे रघुवीर सिंह बाली जी, कुशोरी लाल जी और आशीष पटेल जी, अभी संजय रतन जी भी नजर आया, अभी इसमें नहीं है संजय रतन जी, और भवानी जी शक्ल नहीं नजर आ रही, हमारे प्लानिंग के चेयरमैन भवानी जी, और कौन है? केवल जी मेरे साथ बैठे हैं, केवल जी मेरे साथ बैठे हैं। आप सबको रोबोटिक सर्जरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक हमारा सपना है, हमने विधानसभा में भी कहा है, 6 साल पहले जब मेरा रोबोटिक से सर्जरी हुई थी, उस समय मैंने ये बात सोची थी और ये बात सोचने के बाद आज मुझे खुशी है कि पहले चमियाना में और उसके बाद आज इस रोबोटिक सर्जरी का श्री गणेश माननीय हेल्थ मिनिस्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी ने, चौधरी चंद्र कुमार जी ने, वाली जी ने और गोमा जी और सबके सहयोग से आज पूर्ण हुआ है। मैं एक बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि मेडिकल एजुकेशन की तरफ हमारा खास ध्यान है और मैं पेट स्कैन के लिए भी 10 दिन पहले यहाँ के लिए 30 करोड़ रुपया मैंने स्वीकृत कर दिया है कि यहाँ पेट स्कैन लगना चाहिए, क्योंकि लीनियर एक्सीलेटर यहाँ है और पेट स्कैन यहाँ नहीं है। तो जब तक बीमारी का पता ही नहीं लगेगा तो इलाज कैसे होगा। और पिछले दिनों जब मेरी टांडा के सभी अधिकारियों से बैठकर बात हुई थी, डॉक्टर से बैठकर बात हुई थी, पैरामेडिकल स्टाफ से बात हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीएसए की बात की थी यहाँ के लिए और चमियाना के लिए हमने 2 डीएसए स्वीकृत कर दी है। और इस जो 15 तारीख को कैबिनेट होने जा रही है, सभी मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन का हम डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन क्रिएट कर रहे हैं और इस कैबिनेट में हम स्पेशलाइज्ड पोस्टें सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल की क्रिएट करने जा रहे हैं, ताकि 24/7 कैजुअलिटी में, जिसको हम इमरजेंसी मेडिकल कहते हैं, उसमें उनका इलाज हो सके। और टांडा के लिए बहुत अच्छी बात है, अभी हमने एम्स स्तर की सुविधा आपको दी है। ये एम्स स्तर की सुविधा है, हम यहीं रुकने वाले नहीं है, प्रदेश में आने वाले समय में आईजीएमसी में और हमीरपुर में रोबोटिक सर्जरी का हम ऑर्डर करने जा रहे हैं, उसके बाद चंबा में और टांडा में। लेकिन ये सब मशीनों को चलाने के लिए डॉक्टरों की संख्या में इजाफा करना पड़ेगा। तो 15 तारीख को हम स्पेशल हेल्थ के लिए काफी पोस्टें लेकर आ रहे हैं और मेरा ये मानना है कि इससे हमारे जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको ज्यादा फायदा होगा। धनवान लोग तो जाकर
रोबोटिक सर्जरी का इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ आम लोग आते हैं, किसान आते हैं, आम गरीब लोग आते हैं। उनकी रोबोटिक सर्जरी का इलाज सरकार अपने धन से करवाएगी। और आने वाले समय में अभी यहाँ जो MRI 3 टेस्ला की भी हम सिटी MRI देने जा रहे हैं, तो हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी टांडा मेडिकल कॉलेज में एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। 40 साल से एक व्यवस्था चली है, उस व्यवस्था को परिवर्तित कर रहे हैं। कुछ हम फैसले कर रहे हैं, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन पूरी मेडिकल सिस्टम को जो 40 साल से एक तरह से चला हुआ है, उसको बदलने के लिए कम से कम 1 और 1.5 साल चाहिए। तो उस 1-1.5 साल की आज हम शुरुआत, जब मैं इंटरेक्शन करके गया था जिसमें आप सभी लोग थे, उसको हमने अपने दिमाग में बिठाया। और उस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि 1 साल के बाद आज के टांडा मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज होगा। और आईजीएमसी और टांडा एम्स के बराबर की सुविधा यहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश भीषण आपदा की मार झेल रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर संवेदनहीनता और राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी मुख्य प्रवक्ता राकेश जामवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को 1500 करोड़ की राहत दी है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों से अब तक कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रियंका गांधी जो शिमला को अपना घर बताती हैं, आपदा पीड़ितों से मिलने तक नहीं पहुंची। राकेश जामवाल ने कहा कि बीजेपी शासित राज्य हर संभव मदद भेज रहे हैं, वहीं सुख सरकार लोगों को जो है दुख दर्द से दूर है। उन्होंने कांग्रेस पर पार्टी लाइन देखकर मदद करने का जो है आरोप लगाया। साथ ही राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से राजनीति छोड़ आपदा में मानवता दिखाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का पार्टी का संगठन, वो आज कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस आपदा की घड़ी में प्रदेश की सरकार अपने दायित्वों से बचते हुए सारा दोषारोपण केंद्र पर करने का काम कर रही है। केंद्र से मोदी जी का दौरा हुआ, मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, पैकेज की। उसका प्रदेश की सरकार को जहां धन्यवाद करना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए था, वहीं इनके नेता गली मोहल्ले में घूमकर उसकी भी आलोचना कर रहे हैं, अपने दायित्वों से बच रहे हैं। जहां भाजपा शासित प्रांतों ने आर्थिक रूप से भी हमारी हिमाचल की मदद की, वहीं राहत सामग्री के रूप में भी मदद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस शासित प्रांतों से हिमाचल को कितनी मदद आई, आज ये भी एक प्रश्न है। उधर पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन की मासिक बैठक में हिमाचल आपदा में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई और बैठक में पेंशन में लगातार हो रही देरी और सरकार के सौतेले व्यवहार पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। संगठन ने कहा कि 1 तारीख को पेंशन देने का वादा केवल आश्वासन बनकर रह गया, जबकि पेंशन अंतिम सप्ताह में भी मुश्किल से मिल रही है। मेडिकल बिलों का भुगतान 2.5 वर्षों से लंबित है, जिससे इलाज कराना भी कठिन हो गया है। अप्रैल 2024 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब तक कोई सेवानिवृत्त लाभ नहीं मिला है। 2016 के वेतन संशोधन के एरियर का लाभ भी निगम कर्मचारियों को नहीं मिला है, जबकि अन्य विभागों को भुगतान हो चुका है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गई तो पेंशनर कल्याण मंच के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जो है जिम्मेदारी सरकार और प्रबंधन की होगी। हमारा यही है कि सरकार जो है वो पेंशनों को जो है पेंशन समय पर दे। हमारी शुरू से ये मांग रही है कि हर महीने की 1 तारीख के जो है वो पेंशन जो है साथियों पेंशनों को पड़ जानी चाहिए, परंतु सरकार इतनी बेरुखी हो चुकी है निगम के कर्मचारियों से कि पहली की बात छोड़ दो, 10 की बात छोड़ दो, अब तो ऐसी नौबत आ गई है कि सरकार जो है हमारे खाते में बोल बोल के महीने के लास्ट में, जैसे पिछले महीने हमारी जो पेंशन थी वो 27 और 28 तारीख को पड़ी, जिससे जो है हमें
अपने परिवार का जो है पालन पोषण करना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारे साथी आज ऐसी आयु में पहुंच चुके हैं, कोई 80 वर्ष का है, कोई 70 वर्ष का है, कोई 75 वर्ष का है। अपना उनका लगातार इलाज हॉस्पिटलों में चला हुआ है, परंतु सरकार जो है हमारा 2.5 साल का मेडिकल बिलों का जो बिल जो है वो रोके रखी है, जिससे हमारे कई साथी जो है बिना इलाज के जो है इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। जब तक हमें मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं होता है, हम अपना इलाज कराने में बिल्कुल असमर्थ हैं। तो हमारी ये सरकार से मांग रहेगी कि सरकार जो है वो मेडिकल बिलों का भुगतान भी जो है अतिशीघ्र करे। कि जो हमारे पेंशनर हैं उनको जो है पेंशन जो है वो समय समय पर दी जाए, जिससे मतलब उनका घर का पालन पोषण ले, अपना बीमारी का खर्चा जो है वो उनका पूरा हो। जब से हम रिटायर हुए हैं तब से हम 1 तारीख को तो बिल्कुल ही भूल गए हैं जो 1 तारीख को पेंशन मिलती थी। कभी 20 को मिलती है, कभी 23 को मिलती है। पिछले महीने हमारे जैसे प्रधान जी ने बताया कि 27-28 को मिली। तो इसलिए ये है कि हमारे को मजबूर होकर कुछ ना कुछ संघर्ष जो वो करना पड़ा, और जो कुछ हमारे प्रधान जी बोले कि हमने संघर्ष समिति जो वो बना ली है उसके आदेश के अनुसार हम जो है उससे आगे करेंगे। लेकिन मैं बार बार सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि पेंशनरों को देखा अनदेखा ना किया जाए। उन्होंने जो अपनी जवानी है वो पूरी मतलब डिपार्टमेंट में मतलब कुर्बान की हुई है, और जो वो बुढ़ापे के टाइम जो मतलब वो पैसे के लिए तरस रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। उनकी जो पेंशन है वो टाइम से दी जाए ताकि मतलब अपना वो पालन पोषण, घर का खर्चा और जो अपना बीमारी का खर्चा है वो पूरा कर सके। जिला बिलासपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देने के प्रश्न लिए जो है प्रशासन ने बड़ी पहल की है। डीसी बिलासपुर राहुल कुमार की अध्यक्षता में अधिकारियों की टीम ने मंडी भराड़ी का निरीक्षण किया, जहां आधुनिक वेस्ट साइड एमेनिटीज़, नया बस स्टैंड और विशाल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का जो है कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा, और गोविंद सागर झील किनारे घाट, सेल्फी पॉइंट्स, ग्लास ब्रिज और रोपवे जैसी परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं। फ्लाईओवर से क्षेत्र में यातायात भी सुगम होगा, और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में स्थानीय स्वयं सहायता समूह को जो है दुकानें उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। डीसी ने ओहर में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का जो है भी निरीक्षण किया है। बताया गया कि यह परियोजना पर्यटन और परिवहन को नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं पर कार्य जल्द शुरू होगा, जिससे बिलासपुर जिला एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा। कि टूरिज़्म का हम हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो मंडी भराड़ी वाला इलाका है इसमें वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी डेवलप किए हैं। साथ साथ ये जंक्शन पॉइंट है, तो इसमें हमने रेन शेल्टर और फ्लाईओवर ब्रिज का प्रपोजल भी रखा हुआ है। साथ साथ यहाँ पे बस स्टैंड का प्रपोजल है, तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ बस स्टैंड हो। टूरिज़्म के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे वेस्ट साइड अम्यूनिटीज़ हो, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ सके और उनको फैसिलिटीज़ मिल सके। फिर साथ साथ यहाँ पे हमारा अच्छा कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, ताकि कोई भी आता है यहाँ पे खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो। साथ साथ टूरिज़्म एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे, वाटर स्पोर्ट्स हो सके, ग्लास ब्रिज हो। तो इस टाइप का हमने आज इंस्पेक्शन किया, और इसमें जो हमारे साथ जितने भी हमारे लैंड डिपार्टमेंट उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो बस स्टैंड का है उसका कार्य जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। साथ साथ हमारे रेन शेल्टर और फ्लाईओवर ब्रिज का भी प्रपोजल है, और यहाँ वेस्ट साइड एम्यूनिटीज़ का है, और इसको जल्द से जल्द हम इसको स्टार्ट कर देंगे और इसको कंप्लीट भी करेंगे। ऊना में उपायुक्त जतिन लाल की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार में वन अधिकार अधिनियम 2006 पर महत्वपूर्ण बैठक हुई, और बैठक में सभी उपमंडलाधिकारियों, रेंज अधिकारियों और तहसीलदारों को आवेदनों पर नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि 2 अक्टूबर को आम इजलास में इन दावों पर विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने सभी उपमंडलों में बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी निर्देश दिया, ताकि वन अधिकार अधिनियम की प्रभावी जानकारी और कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। डीएफओ ऊना सुशील कुमार ने पीपीटी के माध्यम से जो है अधिनियम की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। वन शहीदी दिवस के अवसर पर मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर और डीएफओ सुशील राणा, एसडीएम, बीडीओ और रेंज अधिकारियों और ब्लॉक अधिकारियों और वन रक्षकों की उपस्थिति रही। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।